अब बोतलें बदलती रहती हैं, शराब तो बदलती नहीं है। हमारी लड़ाई तो सिस्टम के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ तो है ही नहीं। और हमारी लड़ाई है शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, अल्पसंख्यक लोगों को इंसाफ दिलाना। तो ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में कोई क्षेत्र किसी की अपनी पैतृक कोई संपत्ति नहीं होती है कि कोई दावा करे कि वो मेरी पैतृक संपत्ति है। विचारों का मामला है। सीमांचल के लोगों को और बिलखुसूस हमारे युवाओं को और हमारे उन युवाओं को जो माइग्रेंट लेबर से हमारे, क्या लोग नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कितना बड़ा फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कांग्रेस के वो ज़माने गए कि वो बीजेपी का खौफ दिलाकर लोगों से वोट ले लेगी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। साल 2024 आने में अभी वक्त है, लेकिन बिहार में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब होंगे। अख्तरुल ईमान जी से हमारा ये सवाल होगा कि किस तरीके से वो तैयारी जो है वो साल 2024 को लेकर जो है वो कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं। लगातार आपके फेसबुक के ज़रिए हम देख रहे हैं कि जनसंपर्क अभियान एक तरह से आपने कैंपेन जो है वो छेड़ रखा है, लोगों के दरवाजे तक जा रहे हैं। हम लोग सीमित संसाधन हमारे पास है, छोटी सी पार्टी हमारी है और जाहिर है कि बरगद के साए में किसी पेड़ का उगना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी वही आधार है हमारा, वही हमारी वो है, उसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में 5 सीट लाकर आपने पूरे देश भर में मतलब एक तरह से कहें कि तहलका मचा दिया था कि AIMIM जो है वो बिहार में 5 सीटें लेके आ गई, वो भी तब जबकि RJD जो है वो उस पूरे पट्टी में स्ट्रांग थी, RJD और कांग्रेस। इस बार क्या प्लानिंग है? आप किसके खिलाफ मुख्य तौर पर चुनाव में जाइएगा, बीजेपी के खिलाफ या महागठबंधन के खिलाफ? क्योंकि दर्द तो तेजस्वी यादव ने भी आपको दिया ही है। नहीं, देखिए, दर्द किसने नहीं दिया। अब बोतलें बदलती रहती हैं, शराब तो बदलती नहीं है। हमारी लड़ाई तो सिस्टम के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ तो है नहीं। और हमारी लड़ाई है शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, अल्पसंख्यक लोगों को इंसाफ दिलाना। देश के और राज्य के उन पट्टियों में जिसको आज़ादी के बाद वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिली है, उसको हिस्सा दिलाना। यही हमारा मोटो है, यही हमारा बेसिक फेथ यही है कि देश का विकास उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि दलितों का, पिछड़ों का विकास नहीं हो। हम सीमांचल की पट्टी से हमने चूँकि काम शुरू किया है और दौरा हम पूरे बिहार का कर रहे हैं। बिहार के भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि बहुत खुशहाली आ गई है। आज भी मैं मुजफ्फरपुर के इलाके में अभी इलेक्शन के ज़माने में गया तो वहाँ भी जो मैंने देखा, ख़ास करके मुस्लिम पिछड़ी जाति के लोगों को और नॉन मुस्लिम पिछड़ी जाति के लोगों को, उनकी हालत दयनीय है। दियारा के क्षेत्र में जाकर के देखिए, यादवों की हालत वो भी दयनीय है। आप चलिए सहरसा के इलाके में, तो वहाँ पर भी आप जो बाढ़ से प्रभावित जो इलाके हैं उनकी हालत दयनीय है। लेकिन पटने में बैठे हुए जो बाबू लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए जो शहंशाह लोग हैं, इनको आवाम के खून और पसीने से टैक्स के पैसे तो मिलते हैं, ये शहरों को सजाने में लगे हैं। और देहातों के लिए और गरीबों के लिए, पसमानदा बिरादरी के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता। यही वजह है कि सीमांचल की वो पट्टी आज जो सबसे ज़्यादा गरीब हो गई है पूरे बिहार में, निरक्षर भी हो गई है, पलायन सबसे ज़्यादा है, बाढ़ से प्रभावित सबसे ज़्यादा है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों ने बेईमानी करके आज तक उस इलाके के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया। और अभी जानते हैं, पिछले दिनों में भी बाढ़ से पूर्व इन लोगों ने काम शुरू किया, कहीं 5% कहीं 10% काम हुए, और अगेन इस साल काम करना चाहिए था, जबकि पिछले साल की चयनित योजनाएं थी उस पर काम नहीं किया। तो गोया सीमांचल के लोगों को ये लोग बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं समाज को। नहीं, लेकिन नीतीश जी तो मुस्लिम पसंद व्यक्ति हैं और पूर्णिया में जाके रैली करके उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कई विकास के काम इलाके के लिए किया है और आगे भी करते रहेंगे। जाकर क्या किया था? कितने समस्याओं का समाधान किया? समाधान यात्रा में गए थे ना, बता दीजिए, पूछिए। जो रैली भी किया इन लोगों ने, तो वो रैली तो बीजेपी एक बहाना था, MIM का निशाना था। वो तो गए थे इसी काम के लिए। उस रैली का जवाब जब ओवैसी साहब आए, क्षण भर के लिए तो दे दिया है लोगों ने कि ये इन मदारियों का जादू उस इलाके में नहीं चलेगा। उन्होंने अब तक उस इलाके के इंसाफ के लिए, चाहे बाढ़ प्रभावित लोग हों, चाहे नौजवानों के रोज़गार का मसला हो, चाहे यातायात का मसला हो, नदी के कटाव और पुलों का मसला हो, किसी को इन्होंने हल नहीं किया।
किस बुनियाद पर ये जाएंगे वहाँ पर? अच्छा, आप लड़िएगा लोकसभा का चुनाव क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो पिछले बार लड़ा था। हाँ, इस बार भी लड़ना चाहते हाँ, यकीनन पार्टी ने मेरे बारे में फैसला किया है कि मुझे लड़ना है। हैं। किस सीट से लड़िएगा? 4 सीटें हैं जहाँ तक नहीं, मैं तो किशनगंज से ही लड़ूंगा। किशनगंज से लड़िएगा। मैं किशनगंज से लड़ूंगा और क्षेत्रों पर हमारा संगठन और हमारे प्रत्याशी तैयार हो रहे हैं। बिहार के दूसरे जगहों पर भी हमें भी न्योता मिल रहा है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, संगठन भी बन रहा है, लोगों की पुकार भी है, कार्यकर्ताओं का जोश भी है। हम लोग बिहार के दूसरे हिस्से में भी जाकर लड़ेंगे। लेकिन किशनगंज कहा जाता है कि कांग्रेस की सीट रही है काफ़ी मजबूत काफ़ी वक्त से, तो उस नींव को हिला पाना आपके लिए है चैलेंजिंग? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि नींव हिला भी है, वहाँ से राजद के लोग भी जीते हैं, वहाँ से जनता दल के ज़माने में जनता दल के लोग भी जीते हैं, बीजेपी भी वहाँ से जीत गई है। तो ऐसा नहीं कि लोकतंत्र में कोई क्षेत्र किसी की अपनी पैतृक कोई संपत्ति नहीं होती है कि कोई दावा करे कि वो मेरी पैतृक संपत्ति है। विचारों का मामला है। सीमांचल के लोगों को और बिलखुसूस हमारे युवाओं को और हमारे उन युवाओं को जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, हमारे अप्रवासी जो सीमांचल वासी हैं, उनको एहसास हुआ है जब वो निकल के सीमांचल से दिल्ली गए, बम्बई गए, पंजाब के खेतों को देखा, हरियाणा की हरियाली को देखी, तो अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी को युवाओं ने महसूस किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नौजवानों के ज़रिए से ही इनकलाब आया है। देश की आज़ादी की तहरीक हो या दुनिया की कोई भी कामयाब तहरीक हो, जब युवा उठे हैं तो उन्होंने वहाँ पर इनकलाब पैदा किया है और नौजवानों की एक बड़ी टीम इसको उठी है। एक सवाल ये है कि देखिए, अगर आप भी लड़िएगा किशनगंज, महागठबंधन भी लड़ेगी, जाहिर तौर पर बीजेपी भी लड़ेगी, तो कहीं नहीं लगता है कि वोट बैंक जो है वो बटेगा मुसलमानों का, इसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है? ये तो कांग्रेस वालों की भाषा मत बोलिए। मामला ये है कि क्यों बटेगा। नहीं बटने देंगे वहाँ के लोग अब वोटों को अपना इस तरह से खैरात के तौर पर नहीं देंगे और डर और भय से बीजेपी जितना डराती है उससे ज़्यादा कांग्रेस ने भी डराने का काम किया। ये देखो, जो मुझे वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। वहाँ UPA 1 में सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई और AMU की 5 शाखों को खोलने की बात कही गई। यही कांग्रेस है। इनकी हुकूमत थी मध्य प्रदेश में, इनकी हुकूमत थी महाराष्ट्र में, ज़मीन नहीं दी। सीमांचल के लोगों ने लड़कर ज़मीन लिया। वहाँ पर वाइस चांसलर थे केरल के, उन्होंने अपने इंस्टेंस से ज़मीन दिलवाया। प्रणब मुखर्जी साहब के बेटे को इलेक्शन लड़ना था तो बंगाल में उसने ज़मीन दिलवाई, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ज़मीन नहीं दिलवाई, राशि नहीं दिलवाई। और आज वो MIM की तहरीक उठी है तो आज लोग फिर उसको ताज़ा कर रहे हैं। और पिछले दिनों में किशनगंज में एजुकेशन मूवमेंट के ज़रिए से वहाँ पर जो लड़ाई लड़ी गई, तब ज़मीन लोगों ने हासिल किया है। टोकन ग्रांट किया इन्होंने और ये 2012 में ज़मीन दे दी गई। 2014 के अप्रैल तक इनकी सरकार रही और वहाँ पर पैसा नहीं दिया इन्होंने। क्या लोग नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कितना बड़ा फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कांग्रेस के वो ज़माने गए कि वो बीजेपी का खौफ दिलाकर लोगों से वोट ले लेगी। चलिए, अख्तरुल ईमान, फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।